मानता हूं ये हमारे जो डिस्कशन का जो विषय था कि मारिया साहब का जो भी रिसेंटली मेमोयर पब्लिश हुआ है, लेट मी से इट नाउ, उसमें उन्होंने किस प्रकार से अजमल कसाब को अगर नहीं पकड़ा जाता, अगर वो मारा जाता, तो कैसे समीर चौधरी जो बैंगलोर से आया है ये सामने साबित होता, ये बात कहने की कोशिश की है। इससे एक जिस प्रकार से चीजें अभी अनरावल होती जा रही है, सामने आती जा रही है, ये कोई पहली घटना नहीं। मैं पहले भी कह रहा था, आरवीएस मनी साहब जो अंडर सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, उन्होंने भी द मिथ ऑफ हिंदू टेरर और द इनसाइडर्स अकाउंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फ्रॉम 2006 टिल 2014 की बात, उन्होंने जो 10 तक की जो बात कही है कि कैसे सिस्टमैटिकली एक समुदाय को पॉलिटिकल गेन्स के लिए और उसमें आरएसएस को टारगेट करने के लिए, क्योंकि ये मानते हैं कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो हिंदुओं को संगठित करेगा और हिंदुओं को संगठित करके राष्ट्र को बलशाली करेगा। क्योंकि कांग्रेस को लगता है अगर आरएसएस रहता तो शायद उस प्रकार की, जिस प्रकार की एक्टिविटीज वो करते हैं, वो एक्टिविटीज आरएसएस करने नहीं देगा। तो सारे आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन को ही कैसे डिमोनाइज किया जाए, आरएसएस को ध्यान में रखते हुए कैसे हिंदू सोसाइटी को डिमोनाइज किया जाए, ये कोशिशें की गई है। और ये जो है, ये जो 2 किताबें हैं और बहुत सारी चीजें जो सामने अभी आएंगी, इससे पता चलेगा कि कैसे लोगों को डिमोनाइज करने के लिए किए गए। आपके पास बहुत बड़ी चीज है कि इस चीज पे अगर प्लानिंग्स के साथ ये काम किया जा रहा है, तो उस प्लानिंग्स को अगर सामने लाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो आगे और कितना ज्यादा ब्लंडर हो सकता है। अब मैं आ रहा हूं मुद्दे पे फिर से, इस चीज का मैसेज है जो हमें दिया गया 2014 के बाद जिस प्रकार से हिंदू सोसाइटी करके भी है। अरे भाई साहब, आपको सवाल नहीं पूछा गया है, लेट मी गिव एन एक्सप्लेनेशन। तो मैं जो कह रहा था 2014 के बाद इस देश में हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, इसलिए राहुल गांधी जनेऊधारी बनते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। अभी एक जो नेशनल होपफुल लीडर जो है, वो नेशनल होपफुल लीडर है, अभी वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर सुंदरकांड करेंगे। इस प्रकार की जो घटना, ये जो इसीलिए इस देश का पॉलिटिकल, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिस्कोर्स ही बदल गया है मिस्टर राहुल जी। ये समझिए, अभी आप चिकन चोपड़ी बातें कर सकते हैं और करते रहिएगा, ठीक है ना। वो चिकन चोपड़ी बातें भी चलेगी नहीं, जो वास्तव है वो लोगों के सामने आएगा अभी। राहुल लाल जी, जो आपको सवाल दे दूं, उसके बाद आप उनका भी जवाब दीजिएगा। विवेकानंद जी जो बात कह रहे हैं कि 2014 के बाद ऐसे हालात हो गए कि जो लोग 2014 से पहले भगवा आतंकवाद कह रहे थे, दिग्विजय सिंह कहते थे, उन पर इल्जाम राहुल गांधी खुद कह रहे थे, उन लोगों ने जनेऊ धारण किया, उन लोगों ने खुद, दिग्विजय सिंह ने पूरे लोकसभा इलेक्शन के दौरान भगवा वस्त्र, वो जो गमछा होता है वो ओढ़ा और उन्होंने प्रचार किया। तो ये ये दो तरह की सियासत नहीं है। नहीं, देखिए, मैं अब शुरू कर रहा हूं, आपके प्रश्न पे भी मैं आऊंगा। देखिए, जहां पे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कह रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवाद कहां से आ रहा है, देखिए हम लोगों को पता है कि किस तरह से 1979 में जो है कि अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं को हटाने के लिए किस तरह से अमेरिका ने पूरा मदद दी और वहां पे तालिबान को खड़ा किया, और फिर किस तरह से उसका उद्भव होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो सीरिया का पूरा क्राइसिस को भी अगर हम लोग देखते हैं, और जो पूरा इराक में सद्दाम हुसैन के बाद का जो घटनाक्रम होता है, वहां पे आईएसआईएस को कौन जन्म देता है? देखिए, आईएसआईएस को शुरुआती तौर पे सऊदी अरब उसको कहीं बनाता है, फिर उसके बाद अमेरिका का पूरा उसको प्रोत्साहन मिलता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि महाशक्तियां जो सुपर पावर्स हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान से देखते हैं, वो इस तरह के जो संकीर्ण हितों वाले, सोच वाले जो संगठन होते हैं, उसको पुल्लवित और पस्पित होने के लिए एकदम उसको अच्छे से खिले बिखरे, उसके लिए पूरा मौका देते हैं। तो वो तो चीजें हैं कि अलग अलग स्तर पे क्या-क्या चीजें हो रही हैं। अब मैं आ रहा हूं, आपको बता दूं, आईएसआईएस को अमेरिका फंड करता है, सपोर्ट करता है, ये इसका कोई प्रूफ नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं, लेकिन हाँ, आईएसआईएस के काफिले में सऊदी अरब के नंबर प्लेट की गाड़ियां मौजूद रहती हैं, ये प्रूफ है। आईएसआईएस के लड़ाकों का इलाज टर्की में होता है, इसका सबूत है। आईएसआईएस को फंडिंग मिडिल ईस्ट के ही मुल्क करते हैं, इसका भी सबूत है। इसका भी है बस साहब, उस समय जब तेल के मूल्य $140 प्रति बैरल होते थे, अमेरिकी कंपनियां $10 से $20 प्रति बैरल पे तेल उनके खरीदा करती थी। बाद में जब उनके ऊपर भी हमले शुरू हुए तो उन्होंने जो है कि वो किया, तो इसलिए उसके सबूत खोजेंगे तो उसके भी मिलेंगे। इसमें मैंने सबूत के साथ ही कहा है, मैंने यूं ही नहीं कहा है। अब मैं आता हूं कि यहाँ पे देखिए राजनीति का डिस्कोर्स बदलने का, देखिए लोकतंत्र में
माइनॉरिटीज का ध्यान रखना किसी भी लोकतंत्र का पहला उद्देश्य होता है। हमारे संविधान में कई सारे व्यापक रूप से अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है राहुल जी। रखना कि विवेकानंद जी कैसे बात करते हैं, अगर आप फिर ऐसा करेंगे तो मैं अभी आपके बीच में प्रकार से रिड्यूस हो चुकी है। गलत आंकड़ा आपका कैसे बढ़ी है। आंकड़े हैं इस देश में पाकिस्तान भारतीय सभ्यता ये मानती है आप इधर देखें ना, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। देश में कभी भी किसी के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। ये आप ये मत कहिएगा सबसे पहला चीज तो ये माइनॉरिटीज के नाम पे माइनॉरिटीज का वोट पाने के लिए एक बहुसंख्यक को डिमोनाइज करेंगे, भगवा आतंकवाद कहेंगे, हिंदू टेररिज्म कहेंगे और आप जैसे लोग उसको समर्थित करेंगे। मैं संविधान की बात कर रहा हूं। इस तरह से बहस नहीं हो पाएगी, इस तरह से बहस नहीं हो पाएगी। सुनिए विवेकानंद जी, जब आपकी बारी आएगी आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा। जो लोग देख रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे कि कौन क्या बोल रहा है, सबकी आवाजें एक दूसरे से टकरा रही हैं। बार बार विवेकानंद जी एक बात कह रहे हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि अक़लियतों का, माइनॉरिटीज का यहां पर ध्यान रखा जाता है, लेकिन लोग कहते हैं, माइनॉरिटीज ये कहते हैं, मुसलमान ये कहते हैं, विवेकानंद जी इसका जवाब दीजिएगा कि अगर छोटी सी भी कोई घटना हो जाती है, मुसलमान कुछ कर देता है तो उसको सीधे आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर कपिल गुर्जर फायरिंग करता है तो उसको सरफिरा कहा जाता है, उसको उपद्रवी कहा जाता है, उसे आतंकवादी नहीं कहा जाता। ऐसा फिर दोहरी सियासत क्यों? कपिल गुर्जर रहे या और जो भी वो नाबालिग लड़का था, इस प्रकार की टेंडेंसीज का इस समुदाय में कितने लोग उसका समर्थन करते हैं। देखिए नहीं, मेरा सवाल है कि क्या अगर कोई मुसलमान ऐसा करता तो उसको भी सरफिरा कहा जाता या उसको सीधे आईएसआईएस से जोड़ दिया जाता, किसी दहशतगर्द तंजीम से जोड़ दिया जाता? शर्जील इमाम जैसा लड़का, शर्जील इमाम जैसा लड़का जो आईआईटी बॉम्बे में बीटेक एमटेक करने के बाद वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएचडी करता है और चिकन नेक कॉरिडोर को तोड़ने की जब बात करता है तो जांच चल रही है, अदालत सुनवाई कर रही है। ये सरकार की बात नहीं है, ये एजेंडा है इस देश को और इस देश को टुकड़े करने के लिए। जो पाकिस्तान 1965 1971 के युद्ध में मुंह के बल किस प्रकार से मार खाई है उसने, तो उनको अभी पता चल गया है पाकिस्तान को इस देश में अभी वो फेस टू फेस की लड़ाई में भारत के सामने वो टिक नहीं पाएंगे, इसलिए वो कटिंग इंडिया विद 1000 लीड्स, ये जो उनकी पॉलिसी है उसके लिए उनके एजेंट से आप कोमल वशिष्ठ जी के पास आते हैं, एजेंट है कोमल वशिष्ठ जी के पास देश को तोड़ने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन इस देश का अभी नागरिक नहीं, ये हिंदुस्तान की खासियत है कि जो भी नहीं, बिल्कुल ये हिंदुस्तान की खासियत है कि हिंदुस्तान बड़े से बड़े झटके बर्दाश्त कर लेता है, बड़ी सी बड़ी साजिशें नाकाम हुई है। ये देश नहीं टूटेगा, ये देश नहीं मिटेगा, ये इस देश की खासियत है। इस देश ने बहुत से बड़े झटके। इसमें एक चीज और है, अगर आप माइनॉरिटीज में किसी से भी बात करेंगे, आप उन्हें कहेंगे कि क्या आपको वापस भेज दिया जाए, तो वो ये कहते हैं हमें डर लगता है, हम हिंदुस्तान में सेफ है। तो राहुल जी, आप कैसे कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज को हिंदुस्तान अपना नहीं लगता है, सेफ नहीं लगता? कौन कह रहा है कि हिंदुस्तान उनको अपना नहीं लगता? मैं बोला, और आप बात कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान का आंकड़ा दिया गया हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा, वो आंकड़े भी फर्जी है, उसको भी सुधार लीजिए आप। कन्हैया कुमार को सपोर्ट कौन कर रहे हैं? कोमल वशिष्ठ जी, ठीक है, एक एक करके बात करिए भाई, ठीक है, कोमल वशिष्ठ जी, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, आप लोग बहस हो ही नहीं पा रही है, बहस हो ही नहीं पा रही है, नतीजे निकल ही नहीं पा रहे हैं, बेनतीजा बहस हो रही है, बेनतीजा बहस हो रही है, बेनतीजा बहस हो रही है। विवेकानंद जी, एक एक करके बोलिएगा, एक एक करके बोलिएगा। कोमल वशिष्ठ जी, आ रहा हूँ, राहुल लाल जी, ठीक है, इस प्रकार का नहीं, आप लॉजिकल मुझे भाई साहब लॉजिकली बात है, इसका बंटवारा हुआ, बंटवारा होने के बाद जो भी अल्पसंख्यक थे वो कहाँ है, उनकी संख्या कितनी रिड्यूस हो चुकी है, पे बंटवारा हुआ, उस समय लोगों ने वहाँ के लोग जो रह रहे थे कहाँ गए भाई? रह रहे लोगों की संख्या बढ़ी, वहाँ पे रहने वाले लोगों की हिंदुओं की संख्या बढ़ी है, वही तो मैं कह रहा हूँ। इस प्रकार की 1951 लॉजिक दे करके लॉजिक लेवल पर जाकर के लॉजिक देते हैं, सुनता ही नहीं है। अरे 1951 में इतनी सारी डेटा अवेलेबल है, 5% हिंदुओं की संख्या थी, वो अभी 5%
हाँ 1951 में 1.5%, 1951 में पाकिस्तान में 1.5%, 1.5 1951 में। आप 23% का जो आंकड़ा दे रहे हैं 1941 का आंकड़ा, 47 के डिवीजन के बाद लोग यहाँ आए, तो वहां से लोग यहाँ आए, अभी यहाँ पर अभी जो आंकड़े हैं यहाँ पर माइनॉरिटीज आके रह रही है 3% है, वहाँ पे 3% का आंकड़ा अभी। ठीक है राहुल लाल जी, विवेकानंद जी, नहीं ऐसे जो भी आर्गुमेंट्स है उसको मैं मैच नहीं कर सकता, नहीं। डेटा में हेराफेरी बहुत, ये भी बहुत चल रही है, डेटा में हेराफेरी भी बहुत हो रही है। डेटा में 41 का डेटा लेते हैं, 47 में पार्टीशन हुआ है। चलिए ठीक है भाई, कोमल वशिष्ठ जी बहुत देर से खामोश है। अरे खामोश रहिए भाई, खामोश रहिए। कोमल वशिष्ठ जी, आप जो बार बार कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार और कपिल गुर्जर, क्या दोनों के जो जुर्म है जो उन्होंने किया है, दोनों बराबर है? क्या कन्हैया कुमार के भी हाथ में पिस्तौल थी? कन्हैया कुमार के हाथ में क्या था क्या नहीं था ये पूरी दुनिया जानती है। जिसने आतंकवाद फैलाने की कोशिश की, शुरुआत की, उसका सपोर्ट हमारे देश में जो चंद लोग कर रहे हैं, उससे आतंकवाद का लेवल और हमारे देश में बढ़ा ही है, घटा नहीं है। उससे जो देश के बच्चे हैं कॉलेजेस में पढ़ने वाले, कौन आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है? और टुकड़े गैंग किसका है? टुकड़े गैंग स्वीकार किया, कहाँ पे है? माफी मांगनी चाहिए इंशाअल्लाह करने वाले यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ वहाँ पर क्या कन्हैया कुमार की फाइल किसने रोकी? पे जा सकते हैं। किसने दिया? बहुत बड़ा आप बताएं। देखिए देखिए कन्हैया कुमार का साथ किसने दिया? भाई मैं खुद, आप सही होंगे या तो हम कौन दे रहे साथ? आप लोग दे रहे हैं। एक वक्त हो गया ब्रेक का, दे रही है, ब्रेक का वक्त हो गया, मैं नहीं दे रहा हूँ, हम ब्रेक का वक्त हो गया। राहुल लाल जी, कोमल जी, ब्रेक का एक वक्त हो गया है। हम जल्द लौटेंगे और बात करेंगे कि हिंदू आतंकवाद किसकी साजिश है, किसने रची है, क्यों हिंदू जैसे धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अफसोस यह है कि यहां पर बैठे पैनलिस्ट, यहां पर बैठे मेहमान उस पर बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां हो रही हैं। लेकिन अगले सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि एक कंस्ट्रक्टिव बहस हो ब्रेक के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आज का मुद्दा में हम लगातार बात कर रहे हैं कि हिंदू आतंकवाद जो टर्म है, इसको किसने इजाद किया है, इसको फिर कौन बढ़ावा दे रहा है, इसके पीछे कौन सी साजिश है। विवेकानंद जी सियासी तज्जियाकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। अभी थोड़ी देर में उनको कहीं दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है, तो उनसे हम सवाल लेते हैं। विवेकानंद जी, हमने बहस की लेकिन नतीजा नहीं निकला। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि इसके पीछे साजिश किसकी है, कौन साजिश तो हुई 2008 में ये टर्म इजाद हुआ, हेमंत करकरे पर कहा जाता है कि उन पर ये इतना दबाव था कि उन्होंने हिंदू आतंकवाद, इस तरह के इल्जाम सियासी पार्टियों ने लगाए, मेरे अल्फाज नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये हिंदू आतंकवाद को फिर से कौन बढ़ावा दे रहा है? नहीं, देखिए सर कि यहाँ पर देखिए ये चिल्लम चिल्लाए में और इस कोलाहल में बहुत सारी बातें अनकही रह जाती है। मैं खुद भी, चूंकि मैंने थोड़ा सा इंटरफेयर करने की कोशिश की, इसलिए मैं खुद भी माफी मांगना चाहूंगा इस बात को लेकर। पर एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी, मैं खुद स्वामी असीमानंद जी से कई बार मिला हूँ, वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हैं और वनवासियों में वो काम करते हैं गुजरात के डांग जिले में। वो खुद MSc फिजिक्स में उन्होंने MSc कर रखी है और सारा जीवन देश सेवा में समर्पित कर दिया है। जिस प्रकार से नहीं वो सॉफ्टवेयर, मैं मानता हूं ना, इसलिए उन पर जो भी चार्जेस लगे थे वो सारे चार्जेस एब्सॉल्व हो चुके हैं। अब साध्वी प्रज्ञा सिंह की जो असीमानंद जी बाइज्जत बरी हो चुके हैं, सारे चार्जेस एब्सोल्युटली, जो 4 चार्जेस थे मक्का मदीना से लेकर समझौता ब्लास्ट से लेकर के जो भी अजमेर शरीफ वगैरह जो भी थे चार्जेस, चारों चार्जेस से वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। अब साध्वी प्रज्ञा जी जो है वे भी अभियुक्त है, उन पर कोई चार्जेस
प्रूवन नहीं है अभी तक। अब मुझे बताइएगा कि ये जब नहीं हो रहा था तो मैं इसलिए जो शुरुआत में मैंने बात कही थी, और भी एक बार मैं अंत में एक छोटी सी बात कह दूं कि जो एक पैरेलल्स में ड्रॉ करना चाहता हूं कि कैसे स्वामी असीमानंद जी को पकड़े जाने के बाद, प्रज्ञा सिंह जी के पकड़े जाने के बाद, कर्नल पुरोहित जो सर्विंग आर्मी में थे, सर्विंग आर्मी ऑफिसर थे, उन पर कैसे इल्जामात लगाए गए हमने देखा है। और उसी समय 26/11 का भी एक घटना होती है। और ये दिग्विजय सिंह, श्री माननीय राहुल गांधी, श्री माननीय उस समय की जो गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम जी, मणिशंकर अय्यर, इस प्रकार के कितने सारे कांग्रेसी नेता जो थे, ये होड़ लगी थी कि कैसे भगवा आतंक इस देश में फैल रहा है और एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को डिमोनाइज करने की कोशिश की गई। और उसके बाद में हमने देखा कि जैसे 2014 के बाद एक लैंडमार्क में मानता हूं जनरल इलेक्शन को, उसके बाद में इस देश के एक मेजॉरिटी को जिस प्रकार से टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की एक जो आदत लगी थी, अब वो मुझे लगता है कि वो पर्सपेक्टिव बदल गया है। अब वही लोग जो भगवा आतंकवाद कह रहे थे, अब अपनी हिंदू आइडेंटिटी को उजागर करने में एक प्रकार से सामने आकर के एक होड़ जैसी लगी है उनमें। इसलिए मुझे लगता है, मेरा अंत में ये भी मैं कह दूं कि किसी भी धर्म ना मैं भगवा आतंकवाद मानता हूं, ना मैं हर आतंकवाद भी मानता हूं। जो गलत टेंडेंसीज है हम समाज के सभी लोगों को सामने आकर के उनका कंडेम करना चाहिए, यही वास्तविकता है। और किसी भी राजनीतिक पार्टी को या किसी भी गुट को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी भी समुदाय को आतंकवादी है और इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए। मैं अंत में यही कहूंगा कि जो समुदाय वसुधैव कुटुंब की बात करता है, जो फिलॉसफी, जो दर्शन, सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस दर्शन पर विश्वास रखता है वो कभी आतंकवादी हो नहीं सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको जाना है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। हम बहस को जारी रखेंगे। राहुल लाल जी, सियासी तज्जियाकार, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कोमल वशिष्ठ जी भी मौजूद हैं। राहुल लाल जी, जैसा कि अभी विवेकानंद जी बार बार उस बात को कह रहे थे, ये कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगता रहा है, सियासी पार्टियां जो कांग्रेस मुखालिफ पार्टियां, वो इल्ज़ाम लगाती रही हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं वो जबान बोलती है जो पाकिस्तान से जो आवाज़ आती है। और जब कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद का टर्म इजाद किया, दिग्विजय सिंह, चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, इन लोगों ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, इन सब का जिक्र किया। अब जो राकेश मारिया साहब की जो किताब है उसमें ये वाज़ेह हो रहा है, इंकशाफ हो रहा है कि कसाब ने भी ये कबूला कि ISI और लश्कर तोयबा ने उसे इस तरह से सजाया था, उसके हाथों में कलावा बांधा था और उसका नाम हिंदू नाम रखा था, ताकि जब वो वहाँ मारा जाए, और कसाब अगर मारा गया होता तो सारे न्यूज़ चैनल्स पे, सारे अखबारों में ये होता कि हिंदू आतंकवाद का एक खौफनाक चेहरा और ये हमला। तो ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान और कांग्रेस की ज़बान इधर बहुत दिनों से मिलती जुलती रही है। ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, मेरा नहीं कहना, मैंने वो सवाल आपसे पूछा। देखिए, सबसे पहले तो जो राकेश मारिया जी ने खुलासा किया है, तो राकेश मारिया ठीक है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे हैं, लेकिन वो भी तरह तरह के कई तरह के विवादों में घिरे रहे हैं। लेकिन इस तथ्य को कि अगर कोई आतंकवादी इस तरह का कोई भी आइडेंटिफिकेशन लेके चलता है तो इसमें कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है। लेकिन अगर वो मारा भी जाता, उस समय के घटनाओं का मुझे बिल्कुल अच्छे से ध्यान में है, क्योंकि उसको कई लोगों ने वॉच किया था और उसके बोलने सुनने के तरीके के आधार पे भी लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो जो भाषा का प्रयोग कर रहा था, वो चूंकि जब ये घटना घटी और जब बाद में आप देखेंगे उस समय के कई सारे रिपोर्ट्स को, तो उसमें स्पष्ट रूप से इसकी पुष्टि होती है कि लोगों को पहले से ही शक था, वो जिस तरह से डरा सहमा हुआ था और जिस टोन में वो चीजों को अपने भाव भंगिमा लिए हुए था, लोगों ने समझ लिया था, जिन लोगों ने उसको देखा था कि समझ लिया था कि वो कहीं न कहीं कोई संदेहास्पद व्यक्ति और पाकिस्तान का व्यक्ति है। तो अगर वो मर भी जाता, ऐसे कितने सारी घटनाएं होती हैं, आतंकवादी कभी भी अपना रियल जो है कि वो आइडेंटिटी लेके नहीं आते हैं, फिर भी हम लोग उसके रियल आइडेंटिटी को जानते हैं। अब आप अपने बारे में बोल लीजिएगा ना, वक्त बहुत कम है, आप अपने समय में बोल लीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे बातों में जवाब तो होगी ना, कभी कोई पार्टी क्यों पाकिस्तान से प्यार आपको है, पाकिस्तान का ISI का एजेंटों को आप बुलाते हैं, भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों में भारतीय जनता पार्टी ने आप अपने लोगों को बुलाया। अरे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप क्या कर रही हैं, आप जो कह रहे हैं उसके मरने के बाद पहचान हो जाती, बिल्कुल हो जाती। वो आप अगर उस समय के रिपोर्ट को देखेंगे, उस समय के रिपोर्ट, राहुल गांधी ने ये क्यों
समय के रिपोर्ट्स को अगर आप देखते हैं तो उसमें उसकी पुष्टि हो रही थी। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। वो पैदा हुआ समूह इस्लामिक आतंकवादी समूह से ज्यादा खतरनाक है। भाई राहुल गांधी का स्टेटमेंट गलत है। अगर ये स्टेटमेंट भाई वो अगर कोई भी आदमी ये बयान देगा मैं खंडन करूंगा। अरे भाई मैं लॉजिकल व्यक्ति हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ये पता चल जाता, बिल्कुल पता लगता। कई तरह के लोगों ने उसमें प्रत्यक्षदर्शियों ने, कई सारे प्रत्यक्षदर्शियों ने उसके पूरे भाव वो बेंगलोर में पैदा नहीं बंगलौर में नहीं, वो सारी पुष्टि हो जाती है आसानी से पुष्टि होती है। वक्त मेरे पास बहुत कम है। आप अगर राहुल लाल जी, राहुल लाल जी, ISI से आपको प्यार है, राहुल लाल जी, आप जांचकर्ताओं को बुलाते राहुल लाल जी, कोमल जी, राहुल लाल जी, वक्त मेरे पास बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, आप वक्त कम है। आप ध्यान दीजिए, आप नहीं करने पर ध्यान दीजिए। वक्त हमारे पास। कोमल जी, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, बिल्कुल नहीं। कोमल जी, कोमल जी, राहुल जी, आप जानिए नहीं ऐसे बहस फिर हमें खत्म करना पड़ेगा। ये बहस खत्म करनी पड़ेगी। कोमल जी, कोमल जी, कोमल जी, कोमल जी, मैं आपसे आखिरी सवाल ले रहा हूं। हालांकि हमने ये इरादा किया कि हम बहस खत्म कर दें, आप लोग बहस कर ही नहीं पा रहे, नतीजे पे पहुंच ही नहीं पा रहे। आप मुझे ये बताइए कि किसी भी धर्म को आतंकवाद से, दहशतगर्दी से जोड़ना जायज है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। किसने बोला ये सब चीजें जायज है? चाहे वो तो राहुल गांधी के एक बयान की आप मुखालिफत कर रही हैं कि उन्होंने इस्लामी आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक। इस्लामी आतंकवाद क्या होता है? इस्लामी आतंकवाद क्या होता है? अभी राहुल लाल जी ने अभी हमें ये चीज क्लैरिफाई की है कि कसाब अगर मारा जाता तो उसके मरने के बाद ये पता चल जाता। बिल्कुल पता लगता है। अरे जब प्रिपरेशन ही इस विषय की तैयारी जब आप लोग तैयारी के स्टूडियो में आगे थी, आपकी कमी है इस चीज के लिए, वहां के कई सारे प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा था। आप बताइए दे रहे हैं राहुल गांधी उस समय के राहुल गांधी के बयान का कौन, अगर राहुल गांधी कुछ गलत बयान देंगे मैं उसको सही मानूंगा क्या? अमित शाह गलत बयान देंगे मैं सही मान लूंगा क्या कि वो बयान अमित शाह का है? अरे अमित शाह ने क्या बयान दे दिया दिल्ली के इलेक्शंस में? कौन कह रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे इस्लामाबाद बना दीजिए, इसको पाकिस्तान बना दीजिए? पाकिस्तान से प्यार आप ही लोग करते हैं। कोई भी इलेक्शन बिना पाकिस्तान के नाम पे आप लोग जीत नहीं पाते। और दिल्ली की जनता ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया उस कारण से वो फ्रस्ट्रेशन अपने चेहरे पे मुझे दिख रहा है। आप बता दें कौन जिम्मेवार है? 26/11 के हादसे का कौन जिम्मेवार है? पाकिस्तान जिम्मेवार है। पाकिस्तान का सपोर्ट भारत में किसने किया? भाई पाकिस्तान का सपोर्ट धर्मेंद्र जैसे लोगों ने किया सपोर्ट नहीं, फिर गलत चीज है। पाकिस्तान का सपोर्ट तो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं पाकिस्तान का सपोर्ट। चलिए ठीक है, हमारा वक्त खत्म हुआ, लाने की क्या जरूरत है? हमारा वक्त खत्म हुआ। राहुल लाल जी, कोमल वशिष्ठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने बात की कि हिंदू आतंकवाद टर्म किसने इजाद किया। सबने अपने अपने जाविये से, अपने अपने नजरिए से, अपनी अपनी नजर से अपनी अपनी दलीलें पेश की। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म जुल्म की, जबर की, ज्यादती की, आतंकवाद की, दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता। हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ए खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हमारा अगला प्रोग्राम सलाम हिंदुस्तान लेकर आ रहे हैं मेरे साथी शहबाज अहमद। उम्र में बड़ी जानकारी।
फैसला हिंदुस्तान की उम्मीद। महंत नृत्य गोपाल दास होंगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के चेयरमैन। चंपत राय होंगे जनरल सेक्रेटरी। दिल्ली में ट्रस्ट की पहली मीटिंग में फैसला। शाहीन बाग में बातचीत करके लौटे 2 मुज़ाकरातकार कल फिर मिलेंगे मुजाहिरीन से। बाद में पहुंचे वजाहत हबीबुल्लाह ने कहा, मैं मुज़ाकरातकार नहीं मददगार हूं। मोदी कैबिनेट में 13 बड़े फैसले। स्वच्छ भारत के दूसरे मरहले को मंजूरी। इस बार गांवों में भी चलेगा अभियान। ख्वातीन की खुद मुख्तारी पर भी अहम फैसले। हिंदू दहशतगर्दी पर कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग तेज। अधीर रंजन बोले, मक्का मस्जिद ब्लास्ट के बाद हुआ हिंदू दहशतगर्दी लफ्ज का इस्तेमाल। तो बीजेपी ने पूछा, क्या दिग्विजय सिंह थे आईएसआई के मददगार? और 24 फरवरी को सुबह 11 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी करेंगे इस्तकबाल। मोटेरा स्टेडियम तक करेंगे दोनों ही रोड शो। साबरमती आश्रम भी जाएंगे। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज, लेकर हाजिर हूं इस वक्त सलाम हिंदुस्तान, जिसमें बात करेंगे मुल्क के अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं शाहीन बाग की। सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुज़ाकरातकार बनाए गए संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन आज शाहीन बाग पहुंचे और मुजाहिरीन की बातें सुनी। इस दौरान मुजाहिरीन की नाराजगी और दर्द दोनों ही झलक पड़े।